चलो, तो बेटा हम प्रकाश पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रकाश की 2 क्लास जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं, और उन सभी क्लासों में हमने क्या क्या देखा है वो आज हम एक बार फिर से देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटी मोटी चीज़ और रह गई है, उसे मैं बता दूंगा, ओके। तो अगर हम रिवाइंड करें और देखें, हमने पढ़ लिया था प्रकाश क्या है। तो हमने जाना था कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा होती है जो स्वयं तो अदृश्य रहती है, लेकिन इसकी सहायता से हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। दूसरा, कोई वस्तु हमें किस तरीके से दिखाई देती है, तो उस क्लास में मैंने बहुत ही आसानी से आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के स्रोत जो होते हैं वो कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके की वस्तु के स्रोत होते हैं, एक दीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। आगे वस्तुओं के प्रकार हमने जाने थे, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक, सभी को मैंने बड़ी आसानी से आपको बता दिया था। प्रकाश का परावर्तन हमने जाना था, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो क्या होता है और किस तरीके से आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलेख, ठीक है, ये सब जो है अविलंब, ये सब जो है हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। आगे है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम मैंने आपको बता दिए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण जो होता है वो हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नोट पॉइंट में हमने देखा था कि जिस सतह की जितनी बड़ी मात्रा होगी उससे परावर्तन उतना ही ज़्यादा होगा, और जो स्मूथ सतह होगी उससे परावर्तन ज़्यादा होगा, और रफ सरफेस जो होगा उससे परावर्तन कम होगा। प्रतिबिंब के प्रकार जान लिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, दोनों के उदाहरण भी हमने देख लिए थे, कौन सा वास्तविक है और कौन सा उदाहरण मतलब आभासी है। उसके बाद समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी हमने देख ली थी कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और ये रिवाइंड में आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद आती रहें, ठीक है। तो देख लेते हैं ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछ लिया जाता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान होता है, ठीक है। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के समान होगा। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होगा, जैसा हाइट का मैं हूँ वैसी हाइट का मेरा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होती है। मतलब अगर मैं दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हूँ तो मेरा प्रतिबिंब जो होगा वही 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही स्थित होगा। आगे है कि समतल दर्पण में जो वस्तु, समतल दर्पण में वस्तु का जो पार्श्व प्रतिबिंब होता है, ठीक है, पार्श्व जो होगा वो प्रतिबिंब होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड दिखाई देगी और राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगी। समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई सिर्फ व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब अगर हमें अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण के अंदर तो जितनी हाइट है मेरी उसका आधी हाइट का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन हमने देख लिया था कि किसी वस्तु का लेफ्ट हैंड जो है वो कैसे राइट हैंड और राइट हैंड जो है वो कैसे लेफ्ट हैंड दिखाई देता है समतल दर्पण के अंदर, ठीक। उसके बाद हमने पार्श्व उत्क्रमण में एम्बुलेंस का उदाहरण लिया था, समतल दर्पण के उपयोग। उसके बाद मैंने पेरिस्कोप के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चन से जो हमने सॉल्व किए थे, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आज हमारे वक्री सतहों के द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन, ठीक है। तो आज हम वक्र सतहों या फिर गोलीय दर्पणों से परावर्तन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वक्री सतह जो होती है या फिर गोलीय दर्पण जो होता है वो क्या होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ जो होना चाहिए मतलब जिस पे इमेज बननी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, गोलीय। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, गोलीय हो, वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। दूसरा, अब ये जो गोलीय दर्पण है वो किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हमने पढ़ लिया, अब दर्पणों के गोलीय दर्पण के प्रकार हम पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण कौन सा होता है, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह की ओर से होता है। अवतल मतलब धंसी हुई होती है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रही है कि ये जो है वो अवतल लेंस है, ठीक है। इसके बाहर की सतह पे क्या है, पॉलिश है, ठीक है, और अंदर की जो सतह है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जो धंसी हुई सतह से परावर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ ये कोई गोलीय कोष है, ठीक है, खोखला गोलीय कोष है, कांच का खोखला गोलीय कोष है, जिसके अगर हम बाहर की साइड में पॉलिश कर देंगे, ठीक है। कभी आपने शीशा देखा, शीशे के एक दूसरी साइड पे एक पॉलिश होती है रेड कलर की, ठीक है। तो अगर हम बाहर की तरफ से पॉलिश कर देंगे तो अंदर का जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बन जाएगा,
कैसा बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, तो जब बाहर की तरफ से हम पॉलिश कर देंगे और अंदर की जो सतह है क्योंकि धसी हुई है अंदर की तरफ, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। वैसे अगर उत्तल को देखें, अगर हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देंगे तो बाहर की सतह जो कि परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी, इसीलिए हम उसे उत्तल लेंस बोलते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण और ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वह दर्पण जिसमें बाहर की ओर से, ठीक है, बाहर की ओर से पॉलिश हो और जो परावर्तक पृष्ठ है वो धसा हुआ हो। ठीक है, अंदर की तरफ धसा हुआ है ना ये, ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ से पॉलिश होती है और जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह की ओर से होता है, तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह की ओर से होता है। इसमें जो मतलब जो सतह का जो मतलब परावर्तन है वो अंदर की सतह से हो रहा है और इसमें जो परावर्तन होगा वो बाहर की सतह से होगा, इसीलिए ये उत्तल है और ये अवतल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो यह वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, कांच के खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखो ये जो है वो क्या है, कोई कांच का खोखला गोला कोष है। ठीक है, खोखला कोष। ठीक, अब इसका जो केंद्र होगा, उस कांच के गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा, किसका, दर्पण का। ठीक है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक, तो जो खोखला गोलीय कोष है उसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, ये क्या है, ये कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमें यह पता रहनी चाहिए, क्योंकि हम जब इमेज बनाएंगे किसी वस्तु की तो हम बात करेंगे फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र पे रखी हुई है, फोकस बिंदु पर रखी, मुख्य फोकस पे रखी गई है, या फिर परावर्तक पृष्ठ है। ये सभी क्या है, परिभाषाएं। ठीक है, ये सभी हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं। एक है वक्रता त्रिज्या, तो कांच के खोखले गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कांच के खोखले गोले की त्रिज्या, देखिए ये कांच का खोखला गोला था। ठीक है, इससे हम काट के क्या बना रहे हैं, अवतल दर्पण बना रहे हैं या फिर उत्तल दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, इससे अगर यहाँ से काट देंगे और इधर की तरफ पे क्या कर देंगे, हम कोई लेप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब जो सारी चीज़ें वो पॉलिश की है, अगर पॉलिश जो है वो अंदर की तरफ से हो गई, खोखले गोले के अंदर की तरफ से हो गई तो वो बन जाएगा उत्तल, बाहर की तरफ से कर दी तो वो क्या बन जाएगा, अवतल। ठीक, तो हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था, क्या है ये, केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, इसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इस केंद्र से बाहर तक की मतलब जो परिधि है वहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो कांच के खोखले गोले की त्रिज्या ही वक्रता, जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, किसकी, दर्पण की। ठीक है, तो दर्पण के अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो वो क्या होगा, जिस गोलीय कोष से वह दर्पण काट के बनाया गया है, ठीक है, उसका केंद्र जो होगा वो उसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उसके बाद दर्पण का ध्रुव, परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के जो, जैसे समझिए कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहाँ से ये क्या था, वक्रता केंद्र, ये हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहला रही है, वक्रता त्रिज्या। और ये जो पॉइंट है वो क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है ध्रुव। ठीक है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो ये क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट आएगा जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस।
तो फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य का बिंदु जो होता है वो फोकस कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य का जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? फोकस। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये क्या कहलाएगा? फोकस। ठीक है, अब एक पॉइंट आएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो ये जो होगी वो क्या होगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी। समझ में आया नहीं आया? तो देखो यहाँ क्या है? ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, फोकस दूरी का जो फोकस दूरी है वो कितनी है? यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, या फिर फोकस त्रिज्या भी कहते हैं या फिर इसे त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जो ये क्या है? ये मध्य का बिंदु। तो ये जो मध्य का बिंदु है, यहाँ इस पॉइंट से वक्रता केंद्र के और ध्रुव तक, ठीक है, वक्रता केंद्र के और ध्रुव तक अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या से ध्रुव के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? सॉरी, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, क्या होती है? आधी होती है। अब देखो, मान लो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी, तो फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो बराबर होती है वक्रता त्रिज्या के आधे के। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो बराबर होती है वक्रता त्रिज्या के आधे के। ठीक है, उसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है। अब ये जो खोखला गोला है वो किसी गोलीय कोश से काट के बनाया गया होगा। ठीक है, खोखला गोला जो है वो किसी खोखले कोश से काट के बनाया गया होगा। तो ये जो है ना, ये जो आपकी क्या है? जीवा जो है, ठीक है, जिससे जहाँ से परावर्तक कटा हुआ है, ठीक है, तो वो जो जीवा है वो क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। दर्पण का द्वारक। ठीक है, मतलब द्वार जो है वो कहाँ से खुलना है? यही से तो खुलना है। ठीक है, तो ये जो होंगे वो क्या कहलाएगी? वो दर्पण का द्वारक कहलाएगी। ठीक है, तो जो मतलब जो संबंधित परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी। क्या क्या? एक तो मैंने आपको बता दिया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र समझ में आया क्या होता है? ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय कोश, ठीक है, जिससे दर्पण काटा गया है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद हमने बात की वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है, ठीक है, खोखले गोले के परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद हमने बात की फोकस की। ठीक है, फोकस जो होता है वो क्या होता है? फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, ठीक मध्य में क्या होता है? फोकस होता है। तो ये हो गया फोकस। फिर हमने बात की फोकस दूरी की। ठीक है, फिर हमने बात की है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। फिर हमने ध्रुव की बात की थी, ध्रुव क्या होता है? ठीक है, ध्रुव की बात की थी। अब ध्रुव के बाद में एक दर्पण का द्वारक की बात की थी। दर्पण का द्वारक, और दर्पण के द्वारक में जो है एक रह गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है, तो जो बिंदु, ठीक है, दर्पण के ध्रुव को, फोकस को और वक्रता केंद्र को, जो लाइन किसे? ध्रुव को, फोकस को
और वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, एक चीज़ और, जो फोकस होता है ना उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एफ से। वक्रता केंद्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो ये जो होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे सी से, ये जो होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एफ से। ठीक है, इसे हम एफ पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। ठीक, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने रिप्रेजेंट कर ही दिया। ठीक है, ये पी से होता है। अब जो त्रिज्या होती है ना, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी को हम छोटी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, किससे, छोटी एफ से। सारी चीज़ समझ में आई नहीं आई? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लें। ठीक, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोलीय कोश से दर्पण काटा गया उसका केंद्र जो होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या की बात आई, तो वक्रता केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद ध्रुव की बात कर लेते हैं। ध्रुव, तो ध्रुव जो होता है वो क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य का जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य का जो बिंदु होगा वो ध्रुव कहलाएगा। तो ये हो गया ध्रुव। उसके बाद फोकस, तो फोकस जो होता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम छोटी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, जिस गोलीय कोश से वह दर्पण काट के बनाया गया उसके परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा होती है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा होती है वही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहलाती है। उसके बाद मुख्य अक्ष, जिस लाइन पर, ठीक है, जिस रेखा पर ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो संबंधित परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो जो भी इसमें डेफिनेशंस होंगी वो हम एक बार और देख लेंगे, जिससे आपको मतलब उसे लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपके। ठीक है, तो इन सभी को आप एक बार देख लेना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ठीक है।